हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का साइंस की सफर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप रोज रात 8 बजे मेरे साथ जुड़ते होंगे तो 15 से 20 मिनट के दायरे में हम यहां से विभिन्न प्रकार की क्वेश्चनों के बारे में यहां से डिस्कस करते हैं। यदि रोजाना आप मेरे साथ क्लास में जुड़ते होंगे तो ऐसा आपको पहले से ही पता होगा। और इस सेशन के दौरान भी हम उसी प्रकार से क्वेश्चंस को यहां से करने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में आप लोगों को पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए जो डिजाइन किए हैं उस सारे क्वेश्चंस आप लोग समझ सकें। जैसे कि क्वेश्चंस नंबर आज हम यहां से पढ़ने वाले हैं 151 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। 150 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो पिछली क्लासों में हमने पूरा किया है। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, या फिर जहां वीडियो आपके पास चल रहा है वहां एक यहां कोने में आई बटन होगा। इस आई बटन को प्रेस करके भी पिछले जितने भी वीडियोस हमने इसी प्रकार कंटिन्यू किए हैं उन वीडियोस को भी आप वहां से देख सकते हैं। और आप उन सभी वीडियोस को क्रम से देखते आइएगा, जिससे कि टॉपिक से जुड़ी हुई जो रिलेटिव बातें होती हैं वो भी मैंने आपके साथ उन क्वेश्चनों में आपके साथ शेयर की है। तो आप उन सभी वीडियोस को देखते हुए यहां तक पहुंचिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 151 में हमें पूछा गया है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित जो ऊर्जा होती है वो होती क्या है। किसी भी वस्तु के गति करने के कारण ऊर्जा जो होती है उसे क्या कहते हैं। सभी वस्तुओं में अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे पंखा होता है, पंखे में अपनी ऊर्जा होती है। बल्ब जो होता है, बल्ब में अपनी ऊर्जा होती है। सभी वस्तुओं में अपनी एक ऊर्जा होने के कारण ऊर्जा के अनेक प्रकार होते हैं। लेकिन यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक प्रकार तो इसका होता है क्या? गतिज ऊर्जा। क्या होता है दोस्त? गतिज ऊर्जा। और एक होता है क्या? स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ये ऊर्जा के दो, ये यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार कौन कौन से मैंने आपको बताए? एक तो बताया मैंने आपको गतिज ऊर्जा, और एक बताया मैंने आपको क्या? स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है क्या? mgh होता है। m वस्तु का द्रव्यमान होता है, g नियतांक होता है जिसका मान 9.8 होता है, और h वस्तु की ऊंचाई होती है। और गतिज ऊर्जा की बात करें, किसी भी वस्तु के गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² के बराबर होती है, जिसमें m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v वस्तु का वेग होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र यदि परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, 1/2 mv² होता है, और स्थिति ऊर्जा का mgh होता है। बस यहाँ क्वेश्चंस में तो हमें छोटी सी बात यहाँ से पूछी गई थी राजस्थान पुलिस के पेपर में कि किसी भी वस्तु की गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का नाम बताइएगा। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प होता सी। यहाँ से सही विकल्प का आप लोग चुनाव कर सकते थे। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है, बिल्कुल यहाँ से सी, यहाँ से सही जवाब रहने वाला है। किसी वस्तु में गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। चलिए इसी क्रम में हम बेहतरीन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, ये राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है, और इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है। पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं। कुछ पौधे आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे वो सर्दी गर्मी पर उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वो 12 महीने चलते हैं। वो होने को तो जैसे पतझड़ के दौरान सूख जाते हैं, लेकिन वापस वो पुनः हरे हो जाते हैं। जब उनका मौसम के अनुकूल जब उनका माहौल होता है तो वो क्या होने लग जाते हैं? अनुकूल, जैसे हरे भरे होने लगते हैं, लेकिन उनको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन पौधों को हम लोग कहते हैं क्या दोस्त? 12मासी पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? 12मासी पौधे कहा जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। तो इस सीरीज में आप सभी वीडियोस में आप 15 से 20 मिनट रोज रात 8 बजे मेरे साथ सफर करने के लिए तैयार रहा करो। हम इसी क्रम में आगामी आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार क्वेश्चनों को यहां से डील करने वाले हैं।
चलिए तो अगले अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पिछले लोको पायलट के पेपर में भी पूछा गया सवाल है कि कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडे का सूत्र होता है दोस्त क्या, NaOH। क्या होता है, NaOH। और इस NaOH को कहा जाता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड, या इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और देखो दो चीजें और आपको बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक तो आप लोगों को ऐसे पूछी जाती हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा, और एक हमें एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है धोने का सोडा। कास्टिक सोडा अलग होता है, खाने का सोडा अलग होगा, और धोने का सोडा होता है वो अलग होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रक्रिया चालू रखें, धोने के सोडे का सूत्र लिखिएगा, खाने वाले सोडे का सूत्र लिखिएगा। खाने वाला सोडा जो होता है ना, इसका सूत्र तो होता है NaHCO3 होता है दोस्त। क्या होता है, NaHCO3 होता है। और धोने का जो सोडा होता है, इस धोने के सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O होता है। क्या होता है, Na2CO3.10H2O। और कास्टिक सोडा NaOH होता है। और जो खाने का सोडा होता है ना, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कॉल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कॉल किया जाता है। और धोने का जो सोडा होता है Na2CO3 हमने जाना है यहां से, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। सूत्र को यहां से आप अपनी नोटबुक में नोट कर ही लिया होगा। तो यहां से हमारा विकल्प होता इस क्वेश्चन के लिए तो क्या, सी विकल्प यहां से हमारा राइट जवाब होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, अधिकतम प्रोटीन वाला वानस्पतिक खाद्य क्या है। दिए गए 4 विकल्प में हम लोगों को यहां से चुनाव करना था कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन जो होती है वो सोयाबीन और मूंगफली में पाई जाती है। तो यहां से ए विकल्प हमारा यहां से राइट जवाब होता। यदि सोयाबीन नहीं लिखा होगा ना, तो आपको ऑप्शन में दाल लिखा हुआ मिल सकता है। दाल नहीं मिले तो आपको सोयाबीन ऑप्शन में दिया जा सकता है, सोयाबीन। या हम लोगों को ऑप्शंस में मिल सकता है मूंगफली। क्या मिल सकता है दोस्तों, मूंगफली मिल सकता है। दाल दिया हो सकता है, मूंगफली दिया जा सकता है, सोयाबीन। सोयाबीन और मूंगफली जो होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार का क्वेश्चंस आप लोगों को राजस्थान पुलिस के पेपर में 2001 में पूछा गया था। आगामी आने वाले दिनों में भी आपको साइंस से संबंधित बेफिक्र होकर आप इन सभी वीडियोस में आप कंटिन्यू रोज रात 8 बजे बनिएगा, जिससे कि आगामी एग्जाम में या आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनको आप अलग ही तरीके से डील करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, 10 डिग्री तापमान पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में संबंध जो होता है वो ये होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 होता है। और ये तापमान की तीनों इकाइयां होती हैं। और इन तीनों इकाइयों को आपस में बदलने के लिए जो हम सूत्र काम में लेते हैं वो भाई साहब होता है कौन सा, यही होता है C/5 F-32/9 K-273/5 होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है सेंटीग्रेड में कितना दिया गया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। पूछा किसमें, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। फ़ारेनहाइट में हम लोगों को बताना है, यहां से इन दोनों में रिलेशन है आप लोगों के सामने। तो जितना सी दिया गया है उतना रखते हैं। सी की जगह कितना रखा, 10 रखा। 10/5 बराबर F-32/9 होगा। ये इसको काटेगा, 2 बार कटेगा, 9 जाके 2 के पास गुना होगा, 9 दुआ कितना होगा, 18 होगा, बराबर
F माइनस कितना होगा 32 होगा, माइनस का 32 है वो दूसरे पक्ष में आएगा, किस में होगा प्लस में होगा, 32 और 18 होता है कितना 50। कहने का मतलब हमारे पास उत्तर आ चुका है 50 फ़ारेनहाइट। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान होगा वो फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसके बराबर होगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वो बराबर होगा किसके 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यदि इसी क्वेश्चंस में आप लोगों को केल्विन के बारे में पूछा जाता तो वो भी आप बदल सकते हैं। अपनी नोटबुक में बदल के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितने के बराबर होगा। फटाक से लिखिएगा कि केल्विन में वो किसके बराबर रहने वाला है, केल्विन में किसके बराबर होगा वो आप लोग लिख ही लोगे। आप लोग ऐसा जानते हैं, अपने पहले भी वीडियोस में सीखा है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो राइट जवाब होता, ए विकल्प में लिखा गया है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा जवाब होता यहां से ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि डायबिटीज में रोगी का बढ़ जाता है। डायबिटीज का जो रोगी होता है इस रोगी में क्या बढ़ जाता है उसके बारे में बताना था। फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या बढ़ जाता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने ये भी दिया गया है कि किस परीक्षा में पूछा गया है। फटाक से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो ऑप्शंस में लिखिएगा कि सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। डायबिटीज का जो रोगी होता है इसके शरीर में बढ़ जाती है किसकी मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा, ग्लूकोज। या आप ध्यान में रखिएगा मीठे का, मीठा जो होता है ना वो मीठा बढ़ जाता है। कई बार आप लोगों ने इसे सुना होगा, ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, ज्यादा मीठा खाने पर, कहने का मतलब। तो अब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ग्लूकोज नहीं है ऑप्शन में, तो अब हमारा यहां से सी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता कि शक्कर जो होती है, इस शक्कर या ग्लूकोज या मीठा बढ़ने से डायबिटीज के रोगी जो होता है, इस डायबिटीज के रोगी में क्या बढ़ जाता है, शक्कर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा, कहने का मतलब उसके शरीर में मीठा बढ़ जाता है। तो यहां से सी विकल्प हमारा राइट जवाब होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर ले जाने पर किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या ऑप्शन यहां से सही रहने वाला है। फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चंद्रमा पर यदि हम किसी भी वस्तु को लेकर जाएं तो उसके भार में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। चंद्रमा पर यदि हम किसी भी वस्तु को लेकर जाएं तो उसका जो भार होता है वो भार 1/6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/6। यानी कि पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु 6 किलो की है ना, तो वो चंद्रमा पर ले जाने पर हमें 1 किलो भार की अनुभव होगी। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, चंद्रमा पर ले जाने पर द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन किसमें होगा, भार में होगा। और चंद्रमा पे किसी भी वस्तु को ले जाने पर उसके भार क्या हो जाता है, घट जाता है, भार में कमी देखने को मिलती है। बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। और यदि चंद्रमा पर यदि आप 10 फीट ऊपर उछल सकते हो तो पृथ्वी पर आप उसका 1/6 ही उछल सकते हो, क्योंकि वहां गुरुत्वीय बल का मान बढ़ जाता है, जबकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल का मान क्या होता है, कम होता है। तो भार और गुरुत्वीय बल दोनों विपरीत काम करेंगे। भार तो क्या होगा, कम, और गुरुत्वीय बल क्या होगा, ज्यादा होगा चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु को ले जाने पर उसके भार में क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, शुद्ध सोना होता है, सोने के बारे में पूछा गया है कि शुद्ध सोना जो होता है ये सोना कितना होता है। शुद्ध सोने की मापने की जो इकाई होती है वो दोस्तों क्या होती है, कैरेट। और सोना होता है ना, इस सोने का प्रतीक चिन्ह होता है क्या, एजी होता है, एयू। क्या होता है, एयू होता है। एजी किसका होता है, चांदी का होता है।
Au जो होता है वो किसका होता है? सोने का होता है। किसका होता है? सोने का होता है। इसी के साथ आगे हम ध्यान में रख सकते हैं कि सोना आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। और शुद्ध सोना जो होता है वो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण जो होते हैं वो आभूषण हमेशा 22 कैरेट के ही बनाए जाते हैं। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का प्रयोग करते हैं? आभूषण बनाने के लिए किसका प्रयोग, कितने कैरेट का प्रयोग करते हैं? केवल और केवल 22 कैरेट का प्रयोग ही करते हैं। और सोना जो होता है, इस सोने में आघात वर्धनीयता, व तन्यता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिवाइज होने वाले 2 क्वेश्चन हैं कि उस धातु का नाम बताइएगा जिसमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता पाई जाती है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता और सबसे ज्यादा तन्यता का जो गुण होता है वो पाया जाता है किसमें? सोने में। इस आघात वर्धनीयता का मतलब तो होता है वो फैल सकता है। किसी भी धातु को पीटकर पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित करना तन्यता, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और तन्यता का मतलब ये होता है किसी भी धातु को यदि हम तार के रूप में खींचना, कि तार के रूप में खींचने का जो गुण होता है उस गुण को कहते हैं क्या? तन्यता। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता सबसे ज्यादा अवेलेबल रहती है किसमें? सोने में। सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण केवल और केवल 22 कैरेट के बनाए जाते हैं और इसमें 2 कैरेट के बराबर कॉपर मिलाया जाता है। कहने का मतलब तांबा मिक्स किया जाता है 2 कैरेट के बराबर। और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि जैसे मानो मैंने आपको ऐसे पूछूं कि 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत बताओ, सोने का प्रतिशत बताओ। अठारह कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत बताओ। ये आपको पटवार की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप 18 कैरेट नहीं 22 कैरेट में बता, कितनी भी कैरेट में बता सकते हैं। 24 कैरेट जो होता है उसमें तो 100% सोना होता है, लेकिन या तो 18 कैरेट पूछा है कि 18 कैरेट में कितना % सोना होगा, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखें कि 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में सोने की मात्रा कितनी होती है, सोने का % कितना होता है। तो ऐसे निकाला जाता है। 18 कैरेट में हमें निकालना है टोटल कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और % निकालने के लिए हम उसको गुना करते हैं किससे? 100 से गुना करते हैं। 36 18 होता है, 6 चौक 24 होता है, 4 इसको 100 से काटेगा कितना? 25 बार काटेगा, 25 75। 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें 75% क्या होता है? सोना अवेलेबल होगा। और यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरे ध्यान के साथ यहाँ देखा है, सीखा है आप लोगों ने, तो आप लोग अपनी नोटबुक में 22 कैरेट में निकाले कि 22 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। 22 कैरेट सोने में आप निकालिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ एक आध क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम सेशन को यहां से खत्म ही करने वाले हैं। इसी प्रकार आप रोजाना मेरे साथ 8 बजे 15 से 20 मिनट साइंस सीखने के सिलसिले में मेरे साथ आप लोग यहां से जुड़िएगा। और सेशन आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक शेयर तो करते ही करते हैं, आप अपने अन्य साथियों को भी यहां से जोड़िएगा, उनको भी शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा कि ऐसे राजस्थान पुलिस से संबंधित हम यहां से साइंस से संबंधित कंटेंट को पढ़ रहे हैं। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई का कारण क्या होता है? जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो सांस लेने में कठिनाई इस कारण होती है क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। और इसी कारण जैसे जैसे ऊंचाई पे हम लोग चढ़ते हैं वैसे नाक से खून भी आना प्रारंभ हो जाता है। कई बार आप लोग पर्वत पर चढ़ा होगा, चढ़ाई की होगी आप लोगों ने, तो आपसे सांस फूली होगी या नाक से कई बार तो खून भी आया होगा। सांस इस कारण फूलता है क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम चढ़ते हैं हवा का दबाव या वायु दाब कम हो जाता है, इस कारण सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। और आज के इस सेशन का हम लोग अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच ही चुके हैं। और अंतिम क्वेश्चन में पूछा गया क्या है? भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया था। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहां किया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। ऐसा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कहां किया था, पहला परमाणु विस्फोट कहां किया गया था
वो किया गया था दोस्तों कहां? पोखरण में किया गया था। पोखरण कहां है? जैसलमेर में है। तो हमारा ए विकल्प यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्त आप अपना प्यार और साथ यूं ही रोजाना 8 बजे मेरे साथ यूं ही बांटिएगा और आप अपने अन्य साथियों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर तो आप लोग करते ही करते हैं। इसी क्रम में हम इसके अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द ही रूबरू होते हैं। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।